कल 16 महाजनपद देखे थे। 16 महाजनपदों की राजधानियाँ देखी थी, उनकी स्थितियाँ देखी थी, वह कहाँ पर मौजूद थे, उनकी कुछ विशेषताएँ भी देखी थी। उन 16 महाजनपदों के अंतर्गत जो महाजनपद थे, उनकी जो शासन व्यवस्था थी, वह अलग-अलग थी। 16 महाजनपदों में जो वज्जी और मल्ल महाजनपद जो थे, इनकी शासन व्यवस्थाएँ गणतंत्रात्मक थी और बाकी के जो शक्तिशाली महाजनपद थे, जैसे अवंती हो गया, आपको वत्स हो गया, कौशल हो गया, मगध हो गया, आदि की जो शासन व्यवस्थाएं थी वह राजतंत्रात्मक थी। तो हम पहले देखते हैं राजतंत्र और गणतंत्र में अंतर क्या है। गणतंत्र, राजतंत्र जिस राज्य का राष्ट्र अध्यक्ष या राजा जनता द्वारा न चुना जाए बल्कि वह वंशानुगत हो, अर्थात राजा का जो पुत्र है, पुत्र वही आगे चल के राजा बनेगा, इसे राजतंत्र कहा जाता है कि राजा का पुत्र या उसका कोई वंशज ही आगे चल के राजा बनेगा। लेकिन लोकतंत्र में ये नहीं होता है, या लोकतंत्र या गणतंत्र जो होता है इसमें ये नहीं होता है। गणतंत्र या जनतंत्र, गणतंत्र के अंतर्गत जो राजा होता है, गणतंत्र के अंतर्गत जो राजा होता है वह राजा वंशानुगत नहीं होता है बल्कि वह जनता द्वारा चुना जाता है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसे चुना जाता है और कुछ समय के बाद में उसका चुनाव डबल होता है, यानी कि उसकी कुछ समय अवधि होती है, उसके बाद में वापस उसका चुनाव होता है। इस प्रकार से गणतंत्र होता है। गणतंत्र के अंतर्गत राजा वंशानुगत नहीं होता है, उसका जनता चुनाव करती है। अब यह जनता कैसी होगी ये उसके शासन पर डिपेंड करता है, उस राज्य के कि वहाँ की जनता या वहाँ के टोटल जनता मत देती है या कुछ कुलीन वर्ग ही मत देते हैं। लेकिन जो राजा का चयन है वह निर्वाचन के माध्यम से हो रहा है, इसलिए इसे गणतंत्र कहा जाता है। तो जो 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपदों के अंतर्गत कुछ महाजनपद थे जिनमें गणतंत्र और कुछ थे जिनमें राजतंत्र प्रचलित था। तो हम सबसे पहले देखते हैं राजतंत्र की शासन व्यवस्था, कि राजतंत्र में किस प्रकार की शासन व्यवस्था होती थी। तो राजतंत्र में जो ये राजा होता था, राजा यह सर्वशक्तिमान होता था। इसमें यह राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था, सर्वोच्च अधिकारी। शासन व्यवस्था पूरी इसी में समाहित होती थी। ये राजा जो होता था यह राजप्रासाद में रहता था, राजप्रासाद। यह अपने राजप्रासाद में बड़ी ही मौज के साथ रहता था, लेकिन इसका जो शासन संचालन था वह अमात्यों की सहायता से करता था। अमात्यों और अधिकारियों की सहायता से करता था। और इसका जो सबसे बड़ा अमात्य होता था वह होता था पुरोहित। जिसे कहते थे, जिसे कहा जाता था प्रधान अमात्य। पूरी शासन व्यवस्था का जो संचालन था वह राजा की सम्मति से पुरोहित करता था। पुरोहित अर्थात प्रधान अमात्य करता था। इसके अतिरिक्त एक सेना नायक होता था, सेना नायक। इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण अमात्य होते थे। इनके अलावा भी जैसे भंडार कर या भंडारिक, रज्जुक या दोवरिक ऐसे कुछ, या रथकार, ऐसे कुछ और अधिकारी भी होते थे। शासन व्यवस्था में जो सबसे जो महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे वह दो होते थे। नगर जो होता था, नगर की शासन व्यवस्था और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यहाँ पर एक अधिकारी होता था जिसे कहा जाता था नगर गुंतुक, नगर गुंतिक जो होता था या कोतवाल होता था। और नगर में जो शासन व्यवस्था, शांति व्यवस्था और जो न्याय का जो कार्य था वह कार्य नगर गुंतिक करता था। जो छोटे मोटे न्याय करना होता था वह नगर गुंतिक ही करता था। वहीं जो ग्राम होता था, ग्राम में एक अधिकारी होता था जिसे ग्राम भोजक कहा जाता था।
ग्रामीण व्यवस्था का जो संपूर्ण संचालन और शासन व्यवस्था होती थी वह ग्राम भोजक ही करता था, और यहाँ पर न्याय का जो कार्य होता था वह भी ग्राम भोजक ही करता था। लेकिन कुछ ऐसे विशेष प्रकरण होते थे जिनका निर्णय नगर गुंतिक या ग्राम भोज नहीं कर पाता था, उनको ये राजा के लिए भेज देते थे। राजा को जो प्रकरण होते थे वह राजा को प्रेषित कर दिए जाते थे। इसी के साथ में राजा और जो जनपद होता था वह जनपद मुख्यतः दो भागों में बटा हुआ होता था। जैसे कि एक होता था पूर्व और एक होता था नगर। ये जो पूर्व होता था यह राजधानी क्षेत्र होता था। जो जनपद की या महाजनपद की जो राजधानी होती थी वह पूर्व कहलाती थी, और राजा यहाँ पर अपने राजप्रासाद में रहता था। वहीं जो नगर होता था, जो बाकी की जो जगह होती थी, जो क्षेत्र होता था, वह नगर के अंतर्गत आता था। इसी तरह से राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता था, जो कि कई महाजनपदों में प्रचलित थी। इसी के साथ में दो महाजनपद जैसे कि वज्जी और मल्ल, इन दोनों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का प्रचलन था। गणतंत्रात्मक, जहां पर राजा जनता अपने राजा को चुनती थी, तो इनमें भी एक समानता नहीं देखी गई है। ये जो गणतंत्र होता था इसके अंतर्गत ना कोई किसी को छोटा समझता था, ना ही कोई किसी को बड़ा समझता था। सभी अपने आप को राजा समझते थे, राजा के समान समझते थे। इस तरह से यहाँ पर किसी भी प्रकार के ऊंच नीच का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, और यह गणतंत्र में सभी लोग एक समान रूप से होते थे और सभी जनता को चुनते थे। लेकिन यहाँ पर भी जो शासन व्यवस्था होती है उसमें भिन्नता देखी गई है। तो हम वज्जी और मल्ल में दो गणतंत्र हुए, एक हुआ शाक्य और एक हुआ लिच्छवी। शाक्य और लिच्छवी, इन दोनों की व्यवस्थाएं अलग अलग थी। जो शाक्य था, इसकी राजधानी जो थी वह थी कपिलवस्तु। जहां गौतम बुद्ध का जन्म भी हुआ था। कपिलवस्तु शाक्य की राजधानी थी, और जो शाक्य जन के जो मुखिया थे वह जैसे कि राजा जो थे वह गौतम बुद्ध के पिता ही थे। वह भी इसी प्रकार से निर्वाचन से राजा बने थे। तो इसमें जो निर्वाचन की व्यवस्था थी वह इस प्रकार से थी कि यहाँ के जो 80,000 जो कुलीन वर्ग जो थे, 80,000 कुलीन वर्ग के जो लोग थे, यह राजा को चुनते थे। यहाँ के राजा को चुनते थे। मत के द्वारा ही यहाँ पर चुनाव होता था, और मत के द्वारा ही इन्हें चुना जाता था। जैसे वर्तमान समय में सांसद विधायकों को चुना जाता है, वैसे ही यहाँ पर भी 80,000 कुलीन वर्ग के जो लोग होते थे वह राजा को चुनते थे। राजा जो होता था, यहाँ का जो राजा जो होता था, यह एक परिषद होती थी। इसकी सहायता से शासन व्यवस्था संभालता था। परिषद की सहायता से शासन व्यवस्था संभालता था, और इसी के साथ में यहाँ एक सभागार होता था, कपिलवस्तु का सभागार। कपिलवस्तु का जो सभागार था, यहाँ पर इसकी बैठकें होती थी और उसमें निर्णय लिया जाता था, और राजा द्वारा लिए गए निर्णय पर परिषद की सहमति भी आवश्यक होती थी। इस प्रकार से गणतंत्र में कार्य संचालन किया जाता था, शाक्य गणतंत्र में। वहीं जो लिच्छवी गणतंत्र था, इसका जो प्रमुख होता था वह होता था यहाँ का एक सर्वोच्च अधिकारी, नायक, जिसे नायक कहा जाता था। राजा ही होता था और राजा को नायक कहा जाता था। और जो नायक होता था, नायक का चयन होता था, नायक का जो चुनाव होता था, एक सभा होती थी, राज्यसभा, जिसके सदस्यों की जो जनसंख्या थी वह थी 7,707। 7,707 इसकी जनसंख्या थी, और ये लोग नायक को चुनते थे, नायक का निर्वाचन करते थे। नायक का निर्वाचन होने के बाद में जो नायक बनता था उसे शपथ भी दिलाई जाती थी, और साथ में
यह नायक जो होता था इस सभा की सहमति से कार्य करता था। वैसे तो सर्वोच्च अधिकारी नायक ही होता था, लेकिन इस सभा की अनुमति आवश्यक होती थी उसके कार्यों के या उसके निर्णयों पर। तो इनकी जो बैठकें होती थी वह यहाँ का जो वैशाली का संथागार था, संथागार या सभागार। यहाँ पर इनकी नियमित बैठकें होती थी और उसमें निर्णय लिए जाते थे। इस प्रकार से शाक्य और लिच्छवी में राजा का चयन किया जाता था। लेकिन इनकी जो शासन व्यवस्था थी उनमें समानता देखी गई है। इसके अलावा जो शासन व्यवस्था थी उसमें समानताएं देखी गई है। तो हम गणतंत्र की शासन व्यवस्था को, गणतंत्र की जो प्रतिनिधियों की जो सभा होती थी वह एक संथागार में होती थी। संथागार में होती थी और इनका एक अधिकारी होता था जो उसकी पूरी व्यवस्था करता था। वहीं इनकी जो बैठक होती थी उस बैठक का एक अध्यक्ष होता था जिसे उसके सदस्य चुनते थे, राज्यसभा के सदस्य चुनते थे। इनमें राज्यसभा के अतिरिक्त भी एक मंत्रिमंडल या मंत्रिमंडल होता था। मंत्रिमंडल भी होता था। वहीं इनमें कुछ अधिकारी भी होते थे जैसे विनिश्चयमात्य होते थे। वहीं इनमें जो इनकी जो न्याय व्यवस्था थी, न्याय व्यवस्था दो प्रकार की, इसमें दो न्याय व्यवस्थाएं थी, जैसे दीवानी और फौजदारी। इन दोनों के लिए एक अलग अलग व्यवस्थाएं होती थी और अलग अलग न्यायालय होता था। लेकिन एक जो मुख्य न्यायाधीश होता था, इन दोनों के जो निर्णय होते थे यह बाद में मुख्य न्यायाधीश के पास में पहुंचते थे जो अंतिम निर्णय देता था। इस प्रकार से इनकी शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्थाएं होती थी। और जो शासन होता था वो राजा द्वारा मुख्यतः अधिकारियों की सहायता से किया जाता था। जैसे कि वर्तमान समय में भी जो हमारा मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होते हैं वह प्रमुख जो सेक्रेटरी होते हैं या सचिव होते हैं उनकी सहायता से ही पूरा शासन व्यवस्था संभालते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी जो राजा होता था या नायक होता था वह जो अपना शासन व्यवस्था है वह अधिकारियों की सहायता से और संस्थाओं की सहायता से चलाता था। इसी तरह से यहाँ की शासन व्यवस्था होती थी, इन गणतंत्रों में शासन व्यवस्था होती थी। और इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है कि जब गौतम बुद्ध ने अपने संघ का गठन किया तो उसमें भी वहां पर समानता हमें वहां पर देखने को मिलती है। गौतम बुद्ध के मठ में कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष हो सकता था और अपने विचारों की अनुभूति कर सकता था, अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकता था। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का हो, उसमें कोई जाति बंधन नहीं था। इसीलिए गौतम बुद्ध का जो मठ था या उनका जो संघ था, इस संघ के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुला था। प्रारंभ में ये महिलाओं के लिए नहीं खुला था, लेकिन बाद में से महिलाओं के लिए भी खोल दिया था। तो इस प्रकार से ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुला हुआ था। तो इसकी जो प्रेरणा थी, यह कहीं न कहीं यहाँ गणतंत्र से ही प्राप्त हुई, क्योंकि जो गौतम बुद्ध थे वह भी शाक्य गण के राजा के पुत्र थे। इसीलिए उनमें भी जो विचार थे वह समानता के विचार उपजे और आगे चलकर जो बौद्ध धर्म का इतना प्रसार हुआ उसका कहीं न कहीं एक सबसे बड़ा मुख्य कारण यही रहा, समानता। क्योंकि जो देश का जो बहुसंख्यक समाज था वह कहीं न कहीं समानता प्राप्त नहीं कर पा रहा था, लेकिन उन्हें यहाँ पर समानता और सम्मान मिल रहा था। समानता और सम्मान मिल रहा था। इसीलिए वे लोग बौद्ध धर्म या बौद्ध संघ की ओर आकर्षित हुए और उसका मुख्य कारण था समानता। इसी दौर में उत्तर वैदिक काल के आते आते या खत्म होते होते जो शासन व्यवस्थाएं होती थी, जैसे राजतंत्र होते थे, ये इनमें महाजनपद जो होते थे वो शक्तिशाली हो गए थे। इन गणतंत्रों को उन्होंने अपने में निगल लिया था। ये जो गणतंत्र थे इनको अपने में निगल लिया था। और जो राजतंत्र थे, यह जो जैसे कि मगध जो था, यह पूर्ण रूप से निरंकुश हो चुका था और शक्तिशाली हो चुका था। इनमें जो पुरोहित वर्ग था, उनका पुरोहित वर्ग जो होता था, पुरोहित जैसे कि हमने देखा कि प्रधान अमात्य जो होता है राजतंत्र में वो पुरोहित ही होता है।
तो ये जो पुरोहित होता था पूरी शासन व्यवस्था यही संभालता था। और पुरोहित शासन व्यवस्था संभालता था तो शासन में पूर्ण रूप से असमानता, असमानता, अंधविश्वास, रूढ़िवाद, अंधविश्वास, रूढ़िवाद, उसी के साथ में देखा जाए तो जो अध्यात्म का जो रूप था वह कहीं न कहीं प्रारंभिक रूप से निकलकर उसके अंतिम विकराल रूप में आ चुका था। जगह जगह बलियां दी जा रही थी, कमजोर को प्रताड़ित किया जा रहा था, धर्म के नाम पर लोगों का शोषण किया जा रहा था। तो ऐसी चीजें उत्तर वैदिक काल में आते आते ही चीजें चरम पर हो गई थी। और जो ये वर्ग था या ये जो अधिकारी होता था यह इसकी देखरेख में होता था। तो इसी कारण से जो यहाँ का जो बहुसंख्यक जो समाज था या बहुसंख्यक यहाँ के जो मूल निवासी लोग थे, जो 4 वर्ण थे, 4 वर्ण में जो शूद्र था, यह शूद्र पूर्ण रूप से शूद्र था, कई जातियों में बटा हुआ था और जनसंख्या भी इसकी सबसे ज्यादा उस समय भी सबसे ज्यादा थी। तो यह जो शूद्र था यह शूद्र कहीं न कहीं बौद्ध धर्म की ओर और जैन धर्म की ओर आकर्षित हुआ। इस तरह से महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के प्रादुर्भाव के कारण इस वर्ग का उद्धार होने लगा और यह वर्ग जो था, इनकी जो दास्तान थी, यहाँ की जो दास्तान थी उससे बाहर निकलकर यहाँ आने लगा। तो ऐसे में कुछ धार्मिक जो आंदोलन थे वह प्रारंभ हुए। इसे हम धार्मिक आंदोलन कह सकते हैं क्योंकि यहाँ की जो कठिन व्यवस्थाएं थी और यहाँ का जो शोषण था उससे मुक्त होकर जनता यहाँ आने लगी थी, क्योंकि यहाँ समानता, यहाँ पर समानता मिलती थी, यहाँ पर सम्मान मिलता था, इसीलिए लोग यहाँ आने लगे थे। तो इस प्रकार से उत्तर वैदिक काल के अंत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुछ धार्मिक आंदोलन हुए, जैसे कि जैन और बौद्ध, ये 2 मुख्य। इनके अलावा भी बहुत सारे जो दर्शन थे वे हुए हैं, लेकिन उन दर्शनों का इतना प्रभाव भारतीय राजनीति या भारतीय प्रशासनिक क्षेत्र पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना प्रभाव इन दो पंथों का पड़ा। असल में जैन कोई धर्म नहीं और बौद्ध भी कोई धर्म नहीं था प्रारंभ में। यह केवल और केवल समाज सुधार के एक प्रकार से, जैसे कि आज के समय में जैसे कबीर पंथ, राधा स्वामी पंथ आदि हैं, उसी प्रकार से ये भी पंथ ही थी। लेकिन आगे चलकर जो महावीर स्वामी के जाने के बाद, गौतम बुद्ध के जाने के बाद, इन्हीं के जो अनुयायी हुए बाद के, उन्होंने इन्हें धर्म का रूप दे दिया और एक अलग ही धर्म बना दिया। तो हम आगे चलकर इन धार्मिक आंदोलनों को पढ़ते हैं, तो देखते हैं इन धार्मिक आंदोलनों में आगे किस प्रकार से गौतम बुद्ध घर छोड़कर जाते हैं, अपनी पत्नी और अपने पुत्र राहुल को छोड़कर रात्रि को निकल जाते हैं और कहाँ जाके तपस्या करते हैं, कहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, उनके जो सिद्धांत है, उनकी शिक्षाएं हैं, आदि चीज़ों को हम देखेंगे। वहीं जैन पंथ को भी, जैन धर्म को, दर्शन को भी हम आगे चलकर देखेंगे। थैंक यू।